हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू विजन स्टडी हब। एस्पिरेंट्स, इस क्लास में आपका स्वागत है। अगर आपका सपना है यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, सीजीएल या यूजीसी, नेट, जेआरएफ निकालना, तो याद रखिए पॉलिटी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, यह आपकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग और एग्जाम स्कोर दोनों को शेप करता है। आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को उस लेवल पर समझेंगे जहां कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और एमसीक्यूज भी 100% स्ट्राइक हो। सो लेट्स बिगिन योर जर्नी टू बिकम एन ऑफिसर स्टार्ट्स हियर। गाइस, हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माण, इस टॉपिक से शुरुआत करेंगे। हम उन परिस्थितियों एवं मांगों की विवेचना करने जा रहे हैं जिन्होंने संविधान सभा के गठन एवं भारतीय संविधान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। गाइस, हमें इसको पढ़ने के क्रम में यह सदैव याद रखना है, हमारा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस क्रम में पढ़ें कि पहले सीक्वेंस में कुछ ईयर्स हैं, उनकी घटनाएं हैं, उनको मेमोराइज कर लें, उनको पढ़ें, फिर उनको ईयर्स को मेमोराइज करें और देन रिलेटेड पॉइंट्स को रीड करें। तो लोग शुरू करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, इसके क्रोनोलॉजी को। 1922 में महात्मा गांधी की मांग आती है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू। 1934 में एम.एन. राय का संविधान सभा की मांग। 1939 वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 1940 अगस्त ऑफर। 1942 1942 क्रिप्स मिशन। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है। 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है। 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस आयोजित होता है। 1946 कैबिनेट मिशन प्लान आता है। 1946 संविधान सभा का गठन किया जाता है। 1947 लॉर्ड बॉयल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर आते हैं अपनी पत्नी लेडी माउंटबेटन के साथ। 1947 माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना, 3 जून प्लान। 1947 ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। 1947 में पार्टीशन। 1947 भारत एवं पाकिस्तान आजाद होते हैं। 1948 में भारतीय संविधान का ड्राफ्ट प्रस्तुत होता है। 1949 में संविधान को अडॉप्ट किया जाता है, अंगीकार किया जाता है और 1950 में संविधान लागू होता है। सीक्वेंस में एज जो यस और महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं, इनको आप क्रम में याद करें।
इससे होगा क्या, क्वेश्चंस के बीच में जो ऑप्शंस आते हैं उनको याद करने में आपको सुविधा रहेगी। तो हम लोग अब इसकी अध्ययन शुरू करते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। (1922) में महात्मा गांधी ने मांग रखी कि भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण स्वयं भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए। और 1927 में बॉम्बे अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस की कार्य समिति में भारत के लिए एक संविधान के निर्माण की मांग की। मई 1928 में सर्वदलीय बैठक में भारत के संविधान के सिद्धांतों के निर्धारण करने हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की। इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, यह मोतीलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, उनके पिता। यह भारतीयों द्वारा भारत के लिए एक फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन, समग्र संविधान निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास था। (1934) में एम.एन. रॉय भारत के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। इस भारत में संविधान सभा का विचार पहली बार प्रस्तुत किया गया एम.एन. रॉय द्वारा। सोशलिस्ट प्रजा पार्टी के ये मेंबर थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। (1940) में अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त ऑफर। अगस्त प्रस्ताव में 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार आधिकारिक रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। वर्ष 1940 में इंग्लैंड में मिलीजुली सरकार ने भारतीयों द्वारा एक नए संविधान के निर्माण के प्रिंसिपल्स को मान्यता प्रदान की। (1942) में क्रिप्स मिशन भारत आता है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। भारत के स्वतंत्र संविधान के निर्माण के एक प्रस्ताव के साथ भारत आया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। शर्त यह थी कि दोनों मुख्य राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में सहमत हो जाएं। लेकिन वह सहमति बन नहीं पाई। मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। साथ ही मांग की कि भारत को सांप्रदायिक आधार पर दो स्वायत्त राज्यों में बांट दिया जाए, उनकी अपनी अपनी संविधान सभा हो। इस मांग से कांग्रेस तो तैयार नहीं होने वाली थी।
इसलिए राजनीतिक दलों में कोई सहमति नहीं बन पाई। फलस्वरूप क्रिप्स मिशन असफल हो गया और उसी के साथ ही क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन के असफल होने के साथ ही अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 45 में समाप्त होता है तो इंग्लैंड में नई सरकार लेबर पार्टी सत्ता में आती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इंग्लैंड में नई सरकार लेबर पार्टी की सत्ता में आई। इसने सिमला कॉन्फ्रेंस आयोजित होता है। वायसराय लॉर्ड वेवेल के प्रयास से वर्ष 1945 में सिमला कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। सिमला सम्मेलन का आयोजन 1945 में लॉर्ड वेवेल और भारत के प्रमुख राजनीतिक पार्टियों द्वारा आयोजित किया गया था। सिमला आयोजन का उद्देश्य भारतीय सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन पर वेवेल योजना पर सहमति प्राप्त करना था। सिमला सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य था भारतीय स्वशासन पर जो वेवेल ने योजना तैयार की थी उस पर सहमति प्राप्त करना। वेवेल योजना थी कि मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान करना। इसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं हुई और अंततः बातचीत असफल हो गई। फिर आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट के इसमें सदस्य थे। इस योजना संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रपोजल के साथ अंततः कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसने ऐसे संविधान सभा के निर्माण की योजना रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। उसमें मुस्लिमों के लिए स्थानों को रिजर्व कर दिया। कैबिनेट मिशन योजना लाने वाले जो सदस्य थे कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के मेंबर्स कौन कौन थे, तो याद रखिएगा। अब संविधान सभा का गठन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया जाता है। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर संविधान सभा का गठन शुरू किया गया। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया। इसमें सदस्यों की प्रस्तावित संख्या 389 थी, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देशी रियासतों से लिए जाने थे। जो ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत क्षेत्र था, इसमें से जो इलेक्शन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
सभी सामान्य सीटों केवल 9 को छोड़कर सब पर विजय प्राप्त किया। कुल 208 सीटों पर कांग्रेस जीती, जबकि मुस्लिम लीग 73 सीट्स पर और स्वतंत्र एवं अन्य सदस्यों ने 15 सीटें जीती। देशी रियासतों ने शुरू से ही संविधान सभा से दूर रहने का निर्णय लिया हुआ था। वहां जो ब्रिटिश क्षेत्र में, ब्रिटिश भारत में इलेक्शन हुए और देशी रियासतें जो अपने सदस्य भेजे वे नॉमिनेट किए। यहां भी जो ब्रिटिश भारत में जो सदस्य इलेक्शन हुआ उसमें डायरेक्ट जनता नहीं थी, इनडायरेक्ट जो वहां के जनप्रतिनिधि थे उन लोगों ने चुन करके भेजा। अगर इनको देखा जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो गठन हुआ उसमें किस पार्टी से कितने कितने सदस्य थे उसके लिए, तो कांग्रेस पार्टी के 208 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के 73, यूनियनिस्ट पार्टी के 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम के 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट 1, कृषक प्रजा से 1, शेड्यूल कास्ट प्रजा से 1, सिख नॉन कांग्रेस से 1, कम्युनिस्ट 1 और इंडिपेंडेंट 8 सदस्य। याद रखें कि संविधान सभा के सदस्य चुने हुए एवं नामित, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होने थे। दूसरा महत्वपूर्ण चीज यह याद रखें कि उस समय के सभी प्रमुख व्यक्ति केवल गांधी जी और जिन्ना को छोड़कर सभी संविधान सभा के सदस्य थे। इसमें लगभग 50% सदस्य जो थे ये एडवोकेट थे। वर्किंग देखते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली, क्या उसने काम किया, किस तरीके से। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के जो मुस्लिम लीग ने मीटिंग का बहिष्कार किया और एक अलग देश पाकिस्तान की जिद करने लगा। मीटिंग में कुल 211 सदस्य शामिल हुए। अब मुस्लिम लीग इलेक्शन में भाग लिया था, लेकिन वह जितना समझ रहा था कि हमें सफलता मिलेगी उतनी सफलता नहीं मिली। इवन जहां पर जो अनरिजर्व क्षेत्र थे, मुस्लिमों के लिए जो रिजर्व नहीं क्षेत्र थे, वहां से वह उसका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था, से निराश थी। संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अंतरिम प्रेसिडेंट, अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे। फिर जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। उसी समय वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी को और बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया। यह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हो गया। जो यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो उद्देश्य प्रस्ताव था,
इसी का संशोधित रूप जो आज संविधान में प्रस्तावना है, आमुख या प्रेम्बल, वह इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का एक संशोधित रूप है। लॉर्ड माउंटबेटन को बॉवेल के स्थान पर गवर्नर जनरल के रूप में भारत भेजा गया। माउंटबेटन एक योजना के साथ भारत आए थे। यह योजना ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 जून 1947 को दिए गए वचन को औपचारिक रूप प्रदान करना था। इस योजना को 3 जून योजना या माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 से लागू हुआ। 26 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की घोषणा की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को लागू हुआ और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया कि 15 अगस्त 1947 से 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। अगस्त 1947 को भारतीय डोमिनियन के संप्रभु संविधान के रूप में संविधान सभा पुनः एकत्रित हुई। संविधान सभा में पाकिस्तान क्षेत्र के सदस्य शामिल नहीं रहे। जब संविधान सभा 31 अक्टूबर 1947 को पुनः एकत्रित हुई तो सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के साथ ही संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद बनी और जीवी मावलंकर प्रथम स्पीकर बने, जिन्हें दादा भाई के नाम से जाना जाता है। संविधान के निर्माण और अन्य कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किए, उनको देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया, एडॉप्ट किया। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम राष्ट्रगान को स्वीकार किया। राष्ट्रगान को, नेशनल सॉन्ग को, राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को। यह डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ये पूछे जाते हैं।
संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the first president of India on January 24th, 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो वही एक प्रोविजनल पार्लियामेंट, भारत के प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में 26 जनवरी 1950 से कार्य करना शुरू किया और फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो 1951-52 में हुए तब तक वह कार्य करता रहा। छब्बीस जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने कार्य किया। 17 अप्रैल 1952 को 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचित संसद मई 1952 में अस्तित्व में आई। लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर जी, जिन्हें दादा भाई के नाम से प्रसिद्ध थे। अब जो प्रमुख कमेटियां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थीं, उनको देखें, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार बार पूछे जाते हैं। संविधान सभा ने अपने को कमेटियों में, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इनमें 8 बड़ी समितियां थीं और अन्य छोटी समितियां थीं। 22 कमेटियों में 10 कमेटी जो थी प्रोसीड्यूरल अफेयर से जुड़ी हुई थी, प्रक्रियाओं से, और 12 सब्सटेंटिव अफेयर से जुड़ी हुई थी। इन समितियों में जो प्रमुख समितियां और उनके चेयरमैन, कुछ का याद रखना जरूरी है, पूछे जाते हैं कभी ना कभी। इसमें कार्य संचालन से समिति जो है, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन के एम मुंशी, प्रक्रिया नियम समिति, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अंबेडकर, यूनियन पावर कमेटी, संघीय शक्ति समिति, इसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति, कमिटी ऑन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान सभा, संघीय संविधान सभा की जवाहरलाल नेहरू, तो प्रांतीय संविधान सभा के समिति के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों पर 2 प्रमुख, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के 2 उप समितियां थीं। मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी जी थे। इन समितियों में सबसे जो चर्चा की समिति रही, बहुत महत्वपूर्ण, जिसका काम था जो भी
डिस्कशन डिबेट होते थे उसको लिखना, ड्राफ्ट करना, वह थी प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी या संविदा समिति। इसमें मसौदा समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत महत्वपूर्ण समिति रही। इसका गठन अगस्त 1947 को हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। यही समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित। बी.आर. अंबेडकर अध्यक्ष थे, एन. गोपालास्वामी आयंगर, डॉक्टर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव, टी.टी. कृष्णमाचारी। यह 7 सदस्य थे। पहले बी.एल. मित्रा थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो एन. माधवराव चुने गए। 48 में पहले डी.पी. खेतान थे, इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी सदस्य बने। तो यह 7 सदस्य थे। यह बार बार पूछा जाता है, आईएएस में भी पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है, और जब भी क्वेश्चन होता है तो लोग इसमें फंस जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उसको हम लोग देखते हैं। मिसलेनियस फैक्ट्स, विविध मिसलेनियस फैक्ट्स। फ्रेंड्स, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना बहुत जरूरी है, याद रखें, इसको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मिसलेनियस फैक्ट्स, संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सलाहकार जो बी.एन. राव जी थे, उन्होंने तैयार किया, बहुत ही लर्नेड पर्सन थे, ब्यूरोक्रेट्स थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुई, अगस्त 29 1947 को। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा में पेश किया, फर्स्ट रीडिंग के लिए। जैसे आज संविधान का कोई भी कानून बनता है तो 3 रीडिंग से होकर के गुजरता है, तो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में बहुत ज्यादा डिटेल में, मतलब क्लॉज बाय क्लॉज उस पर डिस्कशन होता है। तो उस प्रथम पाठन फर्स्ट रीडिंग के लिए 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में रखा जाता है, संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार करके। और अंतिम रीडिंग, थर्ड रीडिंग 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट होती है। इसी दिन से संविधान को एडॉप्टेड, स्वीकार कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। फर्स्ट रीडिंग 4 नवंबर 1948 टू 9 नवंबर 1948 तक चली। सेकंड रीडिंग 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चली। और थर्ड रीडिंग, फाइनल रीडिंग 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चली। 26 नवंबर को संविधान को जो यह प्रारूप था, ड्राफ्ट था, उसको संविधान के प्रारूप को स्वीकार कर लिया जाता है। उसी दिन से उसे स्वीकृत या अंगीकृत होने के साथ ही अंगीकृत घोषित कर दिया जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष और सदस्य इस पर हस्ताक्षर करते हैं। कुल संविधान सभा में कुल उस समय 299 मेंबर्स थे, जिनमें से उस दिन केवल 284 मेंबर्स उपस्थित थे। उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसमें 15 सदस्य विभिन्न कारणों से जो उपस्थित नहीं थे, वे नहीं आ पाए। संविधान का निर्माण करने के बाद प्रस्तावना को निर्मित किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखें। प्रियम्बल
was the laws to be adopted and enacted। याद रखें इस फैक्ट को, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी का दिन चुने जाने के पीछे बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक महत्व के कारण उसे 26 जनवरी को लागू किया गया। उसके पीछे कारण था कि वर्ष 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसे मनाया गया था कि दिसंबर 1929 में एक संकल्प कांग्रेस ने पारित किया था। उस संकल्प के आधार पर दिसंबर 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को वह दिन चुना गया। संविधान बनकर तैयार होने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान के बनाने में उस समय जो खर्च हुआ वो 64 लाख रुपए, उस समय का बहुत बड़ी रकम होती है, खर्च हुआ। इस दौरान संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक विचार हुआ। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान एडॉप्ट किया गया, अंगीकार किया गया, जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, वह डेट भी 26 नवंबर 1949, उस दिन सिटीजन्स इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, इनको इमीडिएट इफेक्ट से लागू कर दिया गया। जो जिसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे, चीजें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई और जो रेस्ट प्रोविजंस थे, शेष प्रावधान, वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि मूल संविधान में कुल 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स थी और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। डॉक्टर B.R. अंबेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। इन्हें आधुनिक मनु की उपाधि मिली। जो B.R. अंबेडकर देश के पहले विधि मंत्री थे जो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद, प्रोविजनल पार्लियामेंट का अस्तित्व समाप्त हो गया और पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। तो गाइस, यह बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। यह सब बार बार कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं। तो यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यू विजन स्टडी हब। फ्रेंड्स, याद रखिए, जो रोज सीखता है वही कल सिलेक्शन पाता है। अगर इस क्लास ने आपकी तैयारी को बूस्ट किया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, यूजीसी, नेट जेआरएफ के लिए आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्लास आप तक समय से पहुंच सके, या आपको
यूपीएससी से आईएएस पीसीएस इससे संबंधित हाई यील्ड क्लास यहीं पर मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे कॉन्फिडेंट, और एक दिन आपका नाम फाइनल लिस्ट में जरूर होगा। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी बनाए रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारतीय सेना।